हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय हमारे चैनल पर आपके लिए जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। वैसे दोस्तों टेस्ट सीरीज जो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों जो विशेषकर जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रख के बनाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि अगर आपने हमारी जीके की टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया और साथ ही जो मैं करंट के पीडीएफ आपको दूंगा एग्जाम से 20-22 दिन पहले, अगर केवल आपने इतना कर लिया अच्छे से, तो यकीन मानो कम से कम आप एग्जाम में आपका 35 क्वेश्चन आप आराम से सही करके आओगे जीके में। और अगर आपको जीके में 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मान चलो जो आपका सिलेक्शन होने का चांस है वो आपका बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इसमें देखेंगे हम आपका भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए कि हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निषेध तत्वों में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में या आपका संविधान की प्रस्तावना में? तो दोस्तों हम भारत के लोक शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किया गया आपका संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान को जो एक पवित्र दस्तावेज कहा है वो कहा है आपका बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला आपका किस वर्ष में जनगण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो दोस्तों जो आपका जनगण मन है इसको राष्ट्रगान के रूप में आपका 24 जनवरी 1950 को आपका अपनाया गया था। ठीक है। और दोस्तों आप जो राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रचना की थी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो देखिए जो आपका जनगण लिखित था दोस्तों ये था आपका बांग्ला लैंग्वेज में लिखित था आपका। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको जो भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था वो आपका हिंदी संस्करण में अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रगान को। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है, एक तो बनता है कि जनगण मन जो आपका राष्ट्रगान है इसकी कुल अवधि कितनी है गाने की? तो दोस्तों कुल अवधि इसकी है आपकी 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड इसकी आपको लब्धि है। और साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान आपको गाया गया था? तो दोस्तों वो गाया गया था आपका 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, पहली बार आपका राष्ट्रगान जो गाया गया था। और दोस्तों इस समय देखिए दोनों, एक तो आपका बंगाली में, ठीक है, और साथ में आपका बंगाली में और साथ में आपका हिंदी, दोनों भाषाओं में आपका जो राष्ट्रगान था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950? तो दोस्तों ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय चिन्ह जो है अंगीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947 या आपका 25 जुलाई 1947 या आपका 15 अगस्त 1947? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो आपका स्वीकार किया था वो किया था आपका 22 जुलाई 1947 को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किया था आपका पिंगली वेंकैया जी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही में बता दें कि आपकी जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो आपका अनुपात है 3:2, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई जो अनुपात है आपका 3:2 होना चाहिए। यानी कि अगर लंबाई मान लो उसकी आपकी 3 मीटर तो इसकी चौड़ाई आपकी 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपके 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर जो आपका केसरिया रंग है, और दोस्तों केसरिया रंग जो इसका किसका प्रतीक है दोस्तों? ये आपका ताकत एवं साहस का प्रतीक है, ताकत एवं साहस का प्रतीक है। और जो आपका सफ़ेद रंग है वो आपका शांति एवं सत्य का प्रतीक है। और जो आपका हरा रंग है ये आपका उर्वरता का प्रतीक है, उर्वरता शुभ विकास का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? आपकी राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में?
तो दोस्तों नए राज्य की जो आपकी गठन की शक्ति है वो आपकी संसद में निहित है, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका ये है आपका आर्टिकल 3 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो आपके नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, सीमा नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये शक्ति आपकी संसद को प्राप्त है आर्टिकल 3 के तहत। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपका साधारण बहुमत द्वारा आपका इसमें शक्ति प्राप्त है, साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, नई राज्य गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो दोस्तों भाषाई आधार पर जो पहला सर्वप्रथम राज्य गठन किया गया था वो किया गया था आपका आंध्र प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों उस समय आपकी आंध्र प्रदेश की जो आपकी राजधानी थी वो थी आपकी कर्नूल। और दोस्तों गठन जो किया गया था आंध्र प्रदेश का वो किया गया था आपका 1953 में भाषा के आधार पर। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपको कि राज्य जो पुनर्गठन आयोग था उसकी स्थापना कब की गई थी? आयोग, इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1953 में की गई थी, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपके 3 सदस्य थे, जिसमें आपके अध्यक्ष की बात की जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों आपके फजल अली। और साथ ही जो अन्य सदस्य थे वो थे आपके तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और एक थे आपके सरदार KM पडिक्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एक नागरिकता, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो नागरिकता प्राप्त होती है वो आपकी एक नागरिकता प्राप्त होती है। और बात करें दोहरी नागरिकता दोस्तों वो प्राप्त होती है आपकी USA में, ठीक है। यानी दोस्तों जहाँ पर जिस भी आप स्टेट में रहते हो वहाँ की नागरिकता मिलेगी आपको, साथ में आपको देश की नागरिकता भी मिलती है। लेकिन भारत में केवल आपको देश की नागरिकता प्राप्त प्रदान की जाती है, यहाँ पर राज्यों की आपकी नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। अगला आपका भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा जो अनुच्छेद है आपका कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 19, 17, 23 या 24? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, यानी कि ऑप्शन डी सॉरी, ठीक है। और दोस्तों जो आपका आर्टिकल 19 है ये तो संबंधित है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो आपका आर्टिकल 17 है ये दोस्तों आप इसमें आपका छुआछूत का अंत है, छुआछूत का अंत। और जो आपका आर्टिकल 23 है दोस्तों ये आपका मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अभी मैं बताया वो दोस्तों आपका आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आर्टिकल 18 है वो बता चुका हूँ पहले आपको, वो उसमें आपका उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। और दोस्तों आर्टिकल 16 ये बता चुका हूँ मैं आपको कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। और आर्टिकल 15 में क्या है आपका भेदभाव का निषेध, यानी दोस्तों आप किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हो, किसी जाति, लिंग हो गया, आपका धर्म हो गया, ठीक है, वंश हो गया, जन्म स्थान के आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये दोस्तों आपके आर्टिकल 15 में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? संरक्षक संसद को, राष्ट्रपति को या न्यायपालिका को या आपका प्रधानमंत्री को? तो दोस्तों वो समझा जाता है आपका न्यायपालिका को, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और दोस्तों ऑप्शन डी आपका कर देना इनमें से कोई नहीं, ये 2 बार लिख गया है।
तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये आपका एक तरह का एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका आर्टिकल 300A में है। पहले दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार था, जो कि आपका आर्टिकल 31 में था, ठीक है। लेकिन इसको दोस्तों बाद में आपका संशोधन करके आपका हटा दिया गया वहाँ से, जो आपका 44वां संशोधन हुआ था अधिनियम, उसमें हटा दिया गया था, संशोधन अधिनियम 1978 में, ठीक है। अगला आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो आपकी भारत की विदेश नीति से संबंधित है, आर्टिकल 380, 312, 60 या 51। तो दोस्तों भारत की जो विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल है वो दोस्तों आपका आर्टिकल 51 है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या आर्टिकल 51 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा। और जो आर्टिकल 312 दोस्तों ये आप संबंधित है आपका अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवा। और 380 आर्टिकल 60 इतना कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगला आपका कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष मतदान से। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपको निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन आपका भाग लेते हैं। तो दोस्तों एक तो उसमें लेते हैं आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, एक लेते हैं आपके राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और एक लेते हैं आपके राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये आपको ध्यान रखना तीनों, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन इसमें से भाग आपका नहीं लेता है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आयु 35 वर्ष हो, सही है। देश का नागरिक, ये भी सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों पढ़ा लिखा हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, चाहे आपको राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कोई नेता हो, मंत्री हो, पढ़ा लिखा होना किसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगला आपका कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, एक पहले बता दो, ये आपका आर्टिकल, इसका प्रावधान जो आर्टिकल 108 में है, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आपका आर्टिकल 108 में है। और साथ ही इसकी बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, आपके राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। लेकिन दोस्तों साथ में आपको इसी ध्यान रखनी है कि जब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो आप करता है लोकसभा का अध्यक्ष, वो इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अगला आपका कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो पता ही होगा आपको कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस समय वर्तमान में बात की जाए तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान की बात की जाए तो दोस्तों वो हैं आपके जगदीप धनखड़। इससे पहले ये आपके शायद पश्चिम बंगाल के आपके राज्यपाल थे। अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार में केंद्र सरकार दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो आपका केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष या आपका भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सकें वैध मतों का 1/3 भाग, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या वैध मतों का 1/6। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वैध मतों का कम से कम 1/6 भाग प्राप्त होना चाहिए, वरना जो अपनी जमानत खो देता है प्रत्याशी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अब तक देखिए हमने ऑलरेडी आपका 6ठा पार्ट था भारतीय राज्य व्यवस्था का, 6 पार्ट अपलोड कर दिए। और दोस्तों उसके अलावा देखिए मैंने जितने महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद हैं उस पर एक वीडियो बना दिया अलग से पहले ही, और संविधान के स्रोत की कौन सी कहाँ से ली गई वो उस पर वीडियो बना दिया है, संविधान के भाग पर वीडियो बना दिया है, और संविधान की अनुसूची बना दिया है,
ठीक है, और संविधान संशोधन अधिनियम पर बना दिया है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उन पर वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो इनको भी जाकर आप देख सकते हो। आपको दोस्तों प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों साथ में देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था वो किया था 12 जुलाई 2020 को। लेकिन दोस्तों उस समय जितना भी मैटर हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी कोर्स हमारे द्वारा नहीं बेचा जाता है। ठीक है, और साथ ही जो आपको PDF नोट्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों चाहो तो आप हमारी हेल्प कर सकते हो। ये दोस्तों मेरा UPI नंबर है 7042654209। जो भी दोस्तों आपकी इच्छा हो आप मदद कर सकते हो, करना चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तभी आप हेल्प करें, वरना ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।